जादुई 2 लिपस्टिक का जादू। किसी शहर में सोहा अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सोहा के पिता की मौत जब हुई थी जब सोहा केवल 5 वर्ष की थी। 3 साल बाद सोहा की माँ की भी मृत्यु हार्ट अटैक से हो जाती है। इसलिए उसकी माँ के मौत के बाद उसके चाचा चाची उसे अपने घर ले आए थे। सोहा बहुत ही समझदार लड़की थी। सोहा के चाचा चाची उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी एक बेटी थी जिसका नाम अमीशा था। अमीशा सोहा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि अमीशा दिखने में खूबसूरत थी और सोहा नहीं थी। एक दिन सोहा किसी काम से अमीशा के कमरे में जाती है। तभी उसे देखकर अमीशा कहती है, काली बंदरिया, तू मेरे कमरे में क्यों आई है? तुझसे कितनी बार बोला है मेरे कमरे में मत आया कर, लेकिन फिर भी अपना काला साया लेकर मेरे कमरे में आ जाती है। कहीं तू मेरे कमरे में मेरी लिपस्टिक तो चुराने नहीं आई थी? नहीं, हमेशा बिना सोचे समझे ये तुम क्या बोलती रहती हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने अपने कमरे में मुझे आने से मना किया है, लेकिन हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, इसलिए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। और हाँ, तुम्हारे कमरे में मैं इसलिए आई थी क्योंकि चाची जी ने कहा था कि तुम्हारे कमरे में उनकी अलमारी की चाबी रह गई है, इसलिए बस वही चाबी लेने आई थी। पता नहीं तेरे माँ बाप ने तेरे को हमारे सिर क्यों छोड़ दिया। पता नहीं तूने मेरी मम्मी पापा पर कौन सा काला जादू कर रखा है, जो वो दोनों भी तुझे इतना प्यार करते हैं और हमेशा तेरा ही नाम लेते रहते हैं। सोहा रोते हुए वहाँ से अपनी चाची के पास चली जाती है। सोहा को रोते हुए देख उसकी चाची सुजाता कहती है, अरे बेटा, तुम रो रही हो? लगता है अमीशा ने फिर से तुम्हें कुछ कहा है। ये लड़की कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकती। बेटा, उसकी बातों को दिल से मत लगाया कर। सोहा अपनी चाची की बात समझ जाती है और अपने कमरे में पढ़ाई करने चली जाती है। अगले दिन सोहा स्कूल जाती है। तभी रास्ते में उसे कुछ भूखे लोग मिलते हैं और वो उसे खाना खिलाती है। अमीशा अपने दोस्तों के साथ वहाँ आती है और बोलती है, देखो देखो दोस्तों, ये काली अपने जैसे लोगों की मदद कर रही है। हाँ अमीशा, ऊपर से इतनी खुश भी नजर आ रही है कि मानो ये लोग इसके घर वाले हो। तुम सब अपनी क्लास तो लेते नहीं हो और स्कूल आकर भी ऐसी घटिया हरकतें करते हो। मेरा मजाक बनाकर तुम्हारे पेपर में अच्छे नंबर तो नहीं आ जाएंगे, इसलिए जाकर पढ़ाई करो। बकवास सब कर लेते हैं। सोहा की बात सुनकर अमीशा और उसके दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाती है और दोनों घर आ जाते हैं। सुजाता कहती है, अमीशा, कल तुम्हारे पापा के बेस्ट फ्रेंड की बेटी का बर्थडे है और हम सबको वहाँ जाना है। मैं सोच रही थी तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले आऊं, इसलिए तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए। सोहा, तुम भी मुझे बता दो कि तुम्हें किस कलर के कपड़े चाहिए। अरे मम्मी, आप इस काली कलोटी बंदरिया से क्या पूछ रही हो? ये काली है, इस पर कोई कलर नहीं जा सकता। वैसे भी मैं तो कहती हूँ इसे बर्थडे पार्टी में लेकर जाने की जरूरत ही क्या है। अगर ये गई तो हमारा मजाक बन जाएगा। अमीशा, बच्चे समझकर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहती, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलती चली जाओगी। सोहा भी इस घर के सदस्य है और वो हमारे साथ जाएगी। अगर तुम्हें इतनी बेइज्जती सोचकर बुरा लग रहा है तो तुम मत जाओ। मम्मी, आप हमेशा इसी वजह से मुझे डांटती रहती हो। अब तो मुझे लगने लगा है कि मैं आपकी बेटी हूँ ही नहीं। इतना बोलकर अमीशा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अमीशा के जाने के बाद सोहा अपनी चाची से कहती है, चाची जी, आपने अमीशा को इतना डांटा, देखा ना अब वो कैसे गुस्से से अपने कमरे में चली गई। आपको इस तरह से उसे नहीं डांटना चाहिए था। अब देखना, खाना भी नहीं खाएगी वो। अगर खाना नहीं खाया तो उसकी सेहत खराब हो जाएगी। वैसे भी उसने कुछ गलत नहीं कहा। मैं काली हूँ, अगर मैं पार्टी में गई तो सब मेरा बहुत मजाक बनाएंगे। नहीं सोहा, अगर आज मैं उसे कुछ नहीं बोलती तो वो और ज्यादा सिर चढ़ती। आज तुम्हारा मजाक उड़ाती है, कभी बाहर किसी और का उड़ाएगी। इतना बोलकर सुजाता शॉपिंग करने जाती है और अमीशा और सोहा के लिए कपड़े ले आती है। सुजाता अमीशा को मना लेती है और अगले दिन सब बर्थडे पार्टी में जाते हैं। पार्टी में आई सभी लड़कियां सोहा को देखकर बहुत हंसती है। पार्टी में आई एक औरत सुजाता से कहती है, अरे बहन जी, क्या जरूरत थी सोहा को पार्टी में लेकर आने की? देखा, उसका यहाँ मजाक बन गया। पार्टी में सबको बदसूरत लग रही है सोहा। तुम्हारी खुद की बेटी तो इतनी सुंदर है, फिर सोहा को पार्टी में लाकर मजाक बनवाने की क्या जरूरत थी?
सुजाता उस औरत की बातों का कोई जवाब नहीं देती। तभी अमीशा सोहा को एक कोने में ले जाकर बोलती है, काली चमड़ी बंदरिया, तुझे तो मिल गया होगा सुकून। देख रही है ना, तेरी वजह से यहाँ हमारी कितनी इंसल्ट हो रही है, लेकिन तुझे क्या फर्क पड़ता है। तू तो फिर भी हमारे साथ हर जगह जाना चाहती है। जब तक बर्थडे पार्टी खत्म नहीं हो जाती तब तक तू बाहर खड़ी होकर हमारा इंतजार कर और यहाँ से दफा हो जा। अमीशा की बातें सुनकर सोहा को बहुत बुरा लगता है और वो पार्टी से बाहर आ जाती है और बाहर खड़ी होकर रोने लगती है। मैं काली हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। मम्मी पापा इतने सुंदर थे, पता नहीं मैं ही क्यों ऐसी हूँ। सब मेरा कितना मजाक बनाते हैं। अगर चाचा चाची नहीं होते तो पता नहीं मैं कैसे जिंदा रह पाती। सोहा रो रही होती है। तभी फिर से अमीशा वहाँ आ जाती है और बोलती है, मम्मी पापा ने बोला है कि उन्हें पार्टी में थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं घर जा रही हूँ और उन्होंने तुझे मेरे साथ चलने के लिए बोला है, इसलिए अब चल मनहूस। अमीशा और सोहा जंगल के रास्ते घर जा रही होती है। तभी जंगल के एक बहुत बड़े पत्थर पर 2 लिपस्टिक रखी हुई थी। दोनों लिपस्टिक दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। अमीशा और सोहा ने आज तक इतनी चमचमाती लिपस्टिक नहीं देखी थी। दोनों लिपस्टिक के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ पर एक परी आती है और बोलती है, ये दोनों जादुई लिपस्टिक हैं। अगर तुमने लाल लिपस्टिक ली तो तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ तुमने गुलाबी लिपस्टिक ली तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें दूसरों की मदद करनी पड़ेगी। भला कोई गुलाबी लिपस्टिक क्यों चुनेगा? मैं तो लाल लिपस्टिक ही लूंगी और ढेर सारे धन दौलत के साथ ऐश मौज से रहूंगी। परी, आप मुझे गुलाबी लिपस्टिक दे दीजिए। मुझे दूसरों की मदद करके सुकून मिलता है, तो मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ। परी अमीशा को लाल लिपस्टिक दे देती है और सोहा को गुलाबी लिपस्टिक दे देती है। जैसे ही सोहा गुलाबी लिपस्टिक लगाती है, वो एक गुफा में पहुंच जाती है। सोहा देखती है कि गुफा में एक बूढ़ी औरत है जिनके पैरों में बहुत चोट आई है। सोहा तुरंत उनके उपचार के लिए जड़ी बूटियां लाती है और उसे पीसकर बूढ़ी औरत के पैरों में लगा देती है। तभी वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में बदल जाती है और वो बोलती है, मुझे पता है कि यहाँ तुम किसकी वजह से आई हो। जिस परी ने तुम्हें गुलाबी लिपस्टिक दिया है वो मेरी बहन है। हम दोनों मिलकर अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। आज के समय में अच्छे लोग बहुत कम ही मिलते हैं। अब तो नकली लोगों का बोलबाला है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तुम सबसे अलग और अच्छी हो। अब तुम ये जादुई गुलाबी लिपस्टिक फिर से लगाओ। परी की बात मानकर सोहा लिपस्टिक फिर से लगाती है और उसके ऐसा करते ही दिखने में वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। सोहा इतनी खूबसूरत हो गई थी कि उसे खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी खूबसूरत हो गई हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं बनाएगा। हाँ बेटी, ये जादुई लिपस्टिक हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेगी। सोहा परी का धन्यवाद करती है। उसके बाद परी फिर से सोहा को उसके घर पहुंचा देती है। सोहा अपने घर आकर बहुत खुश होती है और अपने चाचा चाची को सारी बातें बताती है। वहीं दूसरी तरफ अमीशा लाल लिपस्टिक लगाकर बहुत काली हो गई थी, इसलिए अब उसका खूबसूरती का सारा घमंड टूट चुका था। अब अमीशा कभी भी सोहा को तंग नहीं करती थी और उसे अपनी बहन मानने लगी थी। उस दिन से सब कुछ ठीक हो गया और सभी हंसी खुशी रहने लगे। बहुत समय पहले काजल की माँ काजल को जन्म देते समय भगवान को प्यारी हो गई। ऐसे में काजल के पिता सुरेंद्र अकेले ही काजल को पालने की कोशिश की, परंतु बाहर का काम और घर का काम, ऊपर से काजल को पालना सुरेंद्र के लिए अब आसान नहीं था। इसलिए उसने बहुत सोच विचार कर देवकी नाम की विधवा औरत से दूसरा विवाह रचा लिया। देवकी की भी एक छोटी बेटी थी। वो अपनी बेटी को लेकर सुरेंद्र के घर में रहने आ गई। सुरेंद्र देवकी से कहता है, देवकी, मैं दूसरी शादी कदापि नहीं करता। अगर मेरी काजल बिटिया को माँ की जरूरत ना होती तो, इसलिए तुम्हें मेरी काजल बिटिया का अच्छे से ध्यान रखना है। उसके साथ कुछ भी सौतेला जैसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ तो मेरी बात समझ गई होगी।
अजी, आपने मेरी बेटी चेतना को अपना नाम दिया है। आप चिंता मत कीजिए। भले ही मैंने काजल को अपनी कोख से जन्म ना दिया हो, मगर उसे बिल्कुल यशोदा की तरह पालूंगी। देवकी अपनी झूठ मूठ की बातों से सुरेंद्र का मन मोह लेती है। सुरेंद्र को अब देवकी पर आंख बंद करके विश्वास हो जाता है, इसलिए वो अगली सुबह ही गांव छोड़कर 4 पैसे कमाने के लिए शहर चला जाता है। इधर घर पर अब देवकी काजल को आंख दिखाकर डराने लगती है। वो काजल के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, बस सारा दिन अपनी बेटी चेतना में ही लगी रहती है। वहीं दूसरी ओर दुनियादारी से अनजान काजल भूख से रोते रोते सो जाती है। इसी सौतेलेपन के साथ काजल बड़ी होती चली गई। अब चेतना और देवकी दोनों मिलकर काजल के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। जहाँ चेतना बहुत ही सुंदर थी और ऊपर से उसके बहुत ही काले लंबे घने बाल थे, वहीं काजल वक्त के साथ बदसूरत होती चली गई। ना तो उसका रंग साफ था और ना उसके सर पर ज्यादा बाल थे, परंतु वो मन की बहुत साफ थी। कम बाल और काले रंग के कारण काजल को बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन मिलकर काजल पर बहुत अत्याचार तो करते ही थे, ऊपर से उसके रंग रूप को लेकर उसका बहुत मजाक भी उड़ाते थे। चेतना को अपनी खूबसूरती पर हद से ज्यादा घमंड होने लगा था। अपनी खूबसूरती के घमंड में चूर चेतना अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती थी। एक दिन चेतना शीशे के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी। वहीं दूर से काजल चेतना को देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी, चेतना कितनी गोरी चिट्टी है और इसके बाल भी कितने सुंदर और लंबे हैं, और मैं कितनी काली हूँ। ऊपर से मेरे सर पर बाल भी नहीं है, तभी सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। काश मैं सुंदर ना सही, कम से कम मेरे सर पर घने बाल तो होते। तभी चेतना की नजर काजल पर पड़ती है और वो कहती है, अरे ओ काली, यूँ मेरे गोरे रंग पर नजर गड़ाकर कौन सा टोना टोटका कर रही है? नहीं चेतना, मैं कोई टोना टोटका नहीं कर रही हूँ। तुम मुझे गलत समझ रही हो। और भला मैं अपनी बहन का बुरा क्यों चाहूंगी? मैं तो यूं ही तुम्हें देख रही थी। तू मेरी सौतेली बहन है, समझी? तुझे तो मुझे सौतेली बहन कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि तुझ जैसी बदसूरत मेरी बहन हो ही नहीं सकती। चेतना अपनी खूबसूरती पर घमंड करते हुए काजल को बहुत नीचा दिखाती है। काजल को बहुत बुरा लगता था। एक दिन देवकी काजल को आवाज लगाती है, काजल, ओ काजल, सुनाई नहीं देता क्या? अरे माँ, उसे सब सुनाई देता है, बस जानबूझकर वो बातों को अनसुना करती है। अच्छा, उस मरजानी की ये मजाल, लगता है आज उसे मजा चखाना ही पड़ेगा। देवकी गुस्से से काजल के पास जाती है। काजल किचन में खाना बना रही थी। देवकी किचन में आकर काजल के बाल पकड़कर उसे मारने लगती है। माँ, मेरे बाल छोड़ो माँ, मुझे दर्द हो रहा है। अच्छा जी, अपनी बारी में झट से दर्द उठ गया, और मैं पिछले कितने घंटों से काजल काजल चिल्ला रही हूँ, तब क्या बहरी हो गई थी? आज तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। ये जो तेरे सर पर 4 बाल है ना, उसे भी नोच लूंगी। माफ कर दीजिए माँ, वो मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नहीं माँ, अगर आपने इसको मजा नहीं चखाया तो ये आगे भी ऐसा ही करेगी। इसको मत छोड़ना। हाँ बेटी, बहुत ड्रामे करने लगी है ये आजकल। देवकी बेचारी काजल को बहुत मारती है। चेतना ये सब देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, बहुत खूब माँ, आज तो आपने मेरी अमावस की चांद बहन को क्या खूब मजा चखाया है। माँ, अब तो छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। आज तो तुझे छोड़ रही हूँ। अगली बार से ऐसा कुछ हुआ तो घर से घसीटते हुए बाहर फेंक दूंगी, समझी? चल अब जल्दी से काम पर लग जा। इतना कहकर देवकी और चेतना वहाँ से चले जाते हैं। काजल बेचारी बहुत रोती है और अपनी किस्मत को खूब कोसती है। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों लोग मुझसे नफरत करते हैं? शायद मुझ में ही कोई खोट है। मैं इतनी भद्दी और काली बदसूरत दिखती हूँ ना, इसलिए माँ और चेतना मुझसे खफा खफा रहते हैं। काश मैं भी सुंदर होती। काजल हर बार अपने साथ हो रहे बुरे सलूक के लिए खुद में ही कमी खोजती रहती है। चेतना हर बार काजल को माँ से पिटाई खिलाती थी, तो कभी झाड़ू पोछा करते वक्त उस बेचारी के हाथ पैर कुचल देती थी। इन सब चीजों से परेशान होकर
काजल एक दिन दुखी होकर जंगल में चली गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोने लगी। उस घर में रहने पर क्या फायदा जहाँ कोई भी मेरे साथ घुल मिल कर नहीं रहता। मैं चाह कर भी ये सारी बात पिताजी को नहीं बता सकती, वरना ना जाने कैसा तूफान उठ जाएगा। अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं रहूंगी इसी जंगल में। काजल ये सब बोल रही थी, तभी वो देखती है कि उस जंगल के अधिकतर पेड़ सूखे हुए हैं। अरे यहाँ के पेड़ कितने सूखे हुए हैं, इन सब पेड़ों में अभी भी जान बाकी है। मैं इन सब पेड़ों में पानी डाल देती हूँ। काजल नदी से पानी भरकर सभी पेड़ों की जड़ों में डाल देती है। तभी उन सब पेड़ों में तुरंत ही हरी हरी पत्तियां उग आती है और अचानक एक पेड़ में आँख मुंह बन जाता है और वो पेड़ बोलने लगता है। तुम्हारा शुक्रिया भली लड़की, तुम्हारी वजह से ये जंगल दोबारा जी उठा है। काजल पेड़ को बोलता हुआ देख चौंक जाती है। अरे ये कैसी जादूगरी है, कोई पेड़ भला कैसे बोल सकता है। और तुरंत ही मैंने इन सब पेड़ों में पानी डाला और तुरंत में ही सारे पेड़ हरे भरे कैसे हो गए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। फिर काजल उन जंगलों में अच्छे से सफाई करती है। तभी सफाई करते वक्त उसे एक पत्थर से चोट लग जाती है। ये कैसे बीच में इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है, चोट भी लग गई पैरों में। काजल उस पत्थर को उठाकर वहाँ से साइड करने की कोशिश करती है, परंतु वो पत्थर नहीं उठता। अरे ये कैसा पत्थर है, उठ क्यों नहीं रहा। तभी अचानक वो पत्थर एक सुंदर से राजकुमार में बदल जाता है और काजल से कहता है, तुम्हारा शुक्रिया काजल, तुमने मुझे वापस इंसान बना दिया। वाकई काजल, तुम बहुत सुंदर हो। मुझ बदसूरत को सुंदर कहकर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये काला रंग मेरे लिए अभिशाप बन गया है। काजल का दुख देखकर वो राजकुमार काजल को एक लिपस्टिक देता है और कहता है, काजल, मेरा नाम अथर्व है और मैं एक जादुई शिल्पकार हूँ। तुम जैसे ही ये जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाओगी, तुम भला की खूबसूरत हो जाओगी। क्या सच में, क्या ये संभव है। बिल्कुल, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो ये लिपस्टिक लगा कर देख लो। काजल जैसे ही वो लिपस्टिक लगाती है तो उसका काला भद्दा चेहरा चमक उठता है। उसके बाल बहुत ही लंबे घने खूबसूरत हो जाते हैं, जिसे देखकर काजल खुशी से उछल पड़ती है। अरे वाह, ये जादुई लिपस्टिक तो खूबसूरती का खजाना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार। काजल, आज से ये जादुई लिपस्टिक तुम्हारा हुआ और तुम्हें जब भी कभी मेरी जरूरत या मेरी याद आए तो इस लिपस्टिक से मुझे पुकार लेना। मैं तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगा। और हाँ, अब तुम्हें इस जंगल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपने घर जाओ। ठीक है राजकुमार। वो राजकुमार वहाँ से गायब हो जाता है और काजल खुशी खुशी घर लौट आती है। काजल को इतना खूबसूरत देखकर चेतना जल भुन जाती है। अरे ओ अमावस की चांद, तू अचानक से इतनी हूर की परी कैसे बन गई, मुझे नहीं बताएगी क्या। भोली भाली काजल चेतना को जादुई लिपस्टिक के बारे में सारी बात बता देती है। अच्छा, तो तेरी ये काया पलट इस लिपस्टिक के कारण हुआ है। अब तो ये लिपस्टिक मेरी हुई, ला वो लिपस्टिक मुझे दे। चेतना काजल से वो लिपस्टिक छीनने लगती है। तभी जादुई लिपस्टिक में से आवाज आती है, चेतना, वो जादुई लिपस्टिक का प्रयोग सिर्फ काजल के लिए है। अगर तुम्हें भी ऐसा ही लिपस्टिक चाहिए तो तुम्हें जंगल में जाना होगा। ठीक है। चेतना और अधिक खूबसूरत होने की होड़ में जंगल में चली जाती है, जहाँ सूखा पेड़ चेतना को देखकर कहता है, सुनो लड़की, जरा मेरी जड़ों में पानी डाल दो। मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ, मैं क्यों डालूं तुम्हारी जड़ों में पानी। इतना कहकर चेतना आगे बढ़ जाती है। ओफो, कितनी गंदगी है इस जंगल में। बस एक बार मुझे खूबसूरत बनाने वाला जादुई लिपस्टिक मिल जाए, फिर मैं इस जंगल से तुरंत चली जाऊंगी। चेतना बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी, तभी वो उसी पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाती है। आह माँ, इस पत्थर की तो। चेतना गुस्से से उस पत्थर पर पैर पटकने लगती है। तभी चेतना का शरीर काला पड़ जाता है और उसके सर से सारे बाल भी गायब हो जाते हैं। तभी जंगल का एक पेड़ बोलता है, तुम बहुत ही बिगड़ैल और ढीठ लड़की हो, इसलिए अब तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। तुम्हें कोई जादुई लिपस्टिक नहीं मिलेगी। चेतना रोने लगती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। चेतना रोते हुए घर आ जाती है, जहाँ उसकी माँ देवकी उसे देखकर कहती है,
हे भगवान, चीची, जरा देखो तो इस काली कलूटी को। ऐसा लग रहा है जैसे नाली के पानी में डुबकी लगा कर आई है। पता नहीं लोग भीख कैसे मांग लेते हैं। चल पकड़ 100 रुपए और भाग यहाँ से। अरे माँ, आप क्या बोल रही हो? ये मैं हूँ, आपकी बेटी चेतना। क्या? चेतना बेटी? आए हाय बेटी, तू कमल से कीचड़ में कैसे बदल गई? फिर चेतना अपनी माँ को सब बताती है। माँ, ये सारी फसाद की जड़ ये जादुई लिपस्टिक है, जिसने मेरी गुलाब जैसी खूबसूरती को बदसूरत करके मेरी इस काली कलोटी बहन की तकदीर संवार दी। मैं इस लिपस्टिक को ही तोड़ दूंगी। नहीं नहीं चेतना, ऐसा मत करो। चेतना नहीं मानती और उस लिपस्टिक को तोड़ने लगती है। तभी उस लिपस्टिक में से एक मोटा डंडा बाहर निकलता है और चेतना की खूब पिटाई करने लगता है। माँ, बचाओ मुझे। अरे सत्यानाश हो इस लिपस्टिक का। अरे छोड़ मेरी बेटी को। फिर वो डंडा चेतना के साथ देवकी की भी पिटाई करने लगता है। वो लिपस्टिक दोनों माँ बेटी को अच्छा सबक सिखाता है। अब रुक जाओ जादुई लिपस्टिक, इन्हें छोड़ दो प्लीज। तभी उस लिपस्टिक में से वही राजकुमार बाहर निकलता है और कहता है, देखा तुम लोगों ने, जिसे तुम लोगों ने सालों तक सताया, आज उसी ने तुम्हें बचाया। मगर अब चेतना, तुम्हें इसी भद्दे चेहरे के साथ रहना होगा, तभी दूसरों की तकलीफ तुम्हें समझ में आएगी। इसके बाद राजकुमार काजल का हाथ पकड़ता है और एक चुटकी बजाता है। चुटकी बजाते ही काजल राजकुमार के साथ खुद को एक बहुत ही सुंदर से महल में पाती है। काजल, अब तुम्हें वहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब से तुम इस महल की महारानी हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये तो मेरा सौभाग्य होगा। इस तरह राजकुमार का साथ पाकर काजल की जिंदगी खुशियों से जगमगा उठती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन की जिंदगी में उसके बुरे व्यवहार के कारण अंधेरा छा जाता है और दोनों माँ बेटी अपनी गलतियों पर पछताते रह जाती हैं।